topic is megasporogenesis. Now let's start with today's topic. What is megasporogenesis? Megasporogenesis is the process of formation of megaspore from megaspore mother cell. Now see, what is the ploidy of megaspore mother cell? It will be 2n, means this is going to be diploid and it is going to form megaspore by which kind of division? By meiosis, reductional division. So megaspore will be haploid. The ploidy will be N. Now what happens in megasporogenesis? That ovule differentiates a single megaspore mother cell towards the micropylar region of the nucellus. This is our ovule and this is the micropylar region. तो यहाँ पे इसने एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल को डिफरेंशिएट किया इन द रीजन ऑफ न्यूसेलस. ये पूरा एरिया जितना भी है दैट इज न्यूसेलस. सिंगल इसने मेगास्पोर मदर सेल को डिफरेंशिएट किया which is a cell with prominent nucleus and dense cytoplasm. Single megaspore mother cell is differentiated which is called MMC is differentiated in the micropylar region. जहाँ से क्या एंट्री होती है, पॉलन ट्यूब की एंट्री जहाँ से होती है उसको माइक्रोपाइलर रीजन बोलते हैं ऑफ न्यूसेलस. ठीक है, सिंगल सेल इसने डिफरेंशिएट कर दिया. अब क्या होगा, ये एमएमसी डिप्लॉयड है, इसके अंदर रिडक्शनल डिवीजन होगा, मींस मियोसिस होगा इसके अंदर. तो इसके मियोसिस से 4 नए सेल बनेंगे. एमएमसी के अंदर क्या हुआ, मियोसिस. यहाँ से बन गए 4 सेल्स, 4 मेगास्पोर बन गए, जिसमें से कि 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो गए. तीन तो डीजनरेट हो गए, ठीक है, और एक बचा है फंक्शनल. 1 megaspore is functional which is at the towards the chalazal end. देखिए माइक्रोपाइल के एंड पे इसने मेगास्पोर मदर सेल को डिफरेंशिएट किया था. माइक्रोपाइल के अपोजिट एंड कौन सा होगा, चलाजल एंड. तो चलाजल एंड पे मेरा फंक्शनल मेगास्पोर जो है वो बचेगा, यानी यहाँ पर कहीं पे आई विल बी हैविंग माय वन फंक्शनल मेगास्पोर चलाजल एंड पे. दिस इज माइक्रोपाइल, दिस इज चलाजल एंड. ठीक है, अब एक फंक्शनल मेगास्पोर बचा. अब इस फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर क्या होगा, रिपीटेड माइटोसिस होगी. मतलब इस पे हुई माइटोसिस तो 2 सेल बन गए. अगेन इसमें माइटोसिस हो गई, अब इसमें 4 सेल्स बन गए. अगेन इट इज गोइंग टू अंडरगो माइटोसिस, तो अब यहाँ पर 8 सेल्स बन गए. कुल मिला के आपके कितने माइटोसिस हुए, 3 माइटोसिस हुए. अब आपसे पूछा जाएगा कि आपके एम्ब्रियो सेक डेवलपमेंट के में कितने टाइप ऑफ डिवीजन लगे और कितने लगे. तो कितने टाइप ऑफ डिवीजन में आपके 2 टाइप ऑफ डिवीजन लगे, दैट इज मियोसिस एंड माइटोसिस. मियोसिस कितने लगे, 1 meiosis एंड 3 माइटोसिस. सो यू टुक 1 meiosis प्लस 3 माइटोसिस. और इसी को बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. व्हाट इज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज कॉल्ड monosporic development. The marker is not working, let me just change it. What is monosporic development? Development of embryo sac from single megaspore
बच्चों सबसे पहले मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट किसमें देखा गया था? पेपेवर में। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन पेपेवर। ठीक है, ये मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट हो गया। अब आप देखो, खुद देखो आप, एक फंक्शन मेगास्पोर था, उससे मेरा पूरा एम्ब्रियो सेक बन जाएगा 8 सेल। अब हम बात करते हैं एम्ब्रियो सेक की। बच्चों ये जितने भी माइटोसिस के डिवीजन चल रहे हैं ये सारे फ्री न्यूक्लियर हैं, मतलब कि यहाँ पर अभी तक सेल वॉल का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। अभी आपकी जैसे ये होगा 8 सेल स्टेज, ये वाली स्टेज है, बट अभी तक इसमें सेल डेवलपमेंट, सेल वॉल का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। मीन्स ऑल दीज काइंड ऑफ डिविजन्स अप टिल नाउ आर फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स। ठीक है, माइटोसिस के। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ से मेरा एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स पर्टिकुलर तरीके से होगा, जिसकी वजह से हम इसको अब एम्ब्रियो सेक बोलेंगे। तो इसमें क्या होगा, 3 सेल तो मेरे इधर आ जाएंगे माइक्रोपाइल पे, 3 सेल मेरे पहुंच जाएंगे चलाजा पे, और 2 न्यूक्लियाई मेरे इधर ही रह जाएंगे इन द सेंट्रल सेल। ठीक है, ये मेरे 3 सेल। अब यहाँ पे माइग्रेशन होने के बाद इनमें सेल वॉल का डेवलपमेंट शुरू हो गया, बट ये जो 2 न्यूक्लियाई बचे हैं इनमें सेल वॉल अभी भी नहीं है। ठीक है, दीज आर स्टिल विदाउट सेल वॉल। इन 6 का तो सेल वॉल डेवलपमेंट हो चुका है। दिस इज माइक्रोपाइलर रीजन एंड दिस इज द चलाजर रीजन। बच्चों जो माइक्रोपाइल के सेल्स होंगे तीनों, उन तीनों को बोलेंगे हम, नो तीनों को तो नहीं बोलेंगे, तीनों को मिला के बोलेंगे एग एपरेटस। तो माइक्रोपाइलर रीजन पे तो मेरा एग एपरेटस आ गया, जिसमें से कि एग एपरेटस में क्या क्या है। What do we have at micropylar region? We have egg apparatus at micropylar region. अब उस एग एपरेटस में है क्या क्या, उस एग एपरेटस में 2 सिनर्जिड हैं और एक मेरा एग सेल है जिसको मेल गैमेट फर्टिलाइज करेगा। ये जो साइड वाले जो हैं इनको बोल दिया मैंने सिनर्जिड्स, और ये ऊपर वाला मेरा हो गया एग सेल। चलाजा की तरफ जो सेल्स गए हैं उन तीनों को बोलेंगे एंटीपोडल सेल्स। लेट मी राइट इट हियर, ये वाले हो गए एंटीपोडल सेल्स। और इन दोनों को बोलेंगे पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, सी जिस कंपार्टमेंट के अंदर ही लोकलाइज्ड है उसको बोला जाएगा सेंट्रल सेल। देखो एग एपरेटस बन गया, एंटीपोडल सेल बन गए, अब जो बीच में सेल बचा है लार्जेस्ट सेल उसको बोला गया सेंट्रल सेल। सो दिस इज द सेंट्रल सेल। और जो 2 न्यूक्लिया इसके अंदर है विदाउट सेल वॉल उनको बोल दिया हमने पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियाई। एंड रिमेंबर ये सारे सेल मायोसिस का रिजल्ट है, तो सारे सेल्स होंगे कैसे, ऑल द सेल्स विल बी हैप्लॉइड। ठीक है, तो जितने भी सेल्स आपको दिख रहे हैं, दिस इज हैप्लॉइड, दिस इज हैप्लॉइड, देन एंटीपोडल सेल्स आर आल्सो हैप्लॉइड, एंड ये भी पोलर न्यूक्लियाई जो दोनों हैं, दोस टू आर आल्सो हैप्लॉइड। इनका इनमें सेल वॉल जब डेवलप होगी जब पॉलिनेशन, जब फर्टिलाइजेशन का इवेंट होगा। तो डबल फर्टिलाइजेशन के इवेंट में जो मेन गैमेट होगा 2 होते हैं, एक तो एक्स सेल को फर्टिलाइज करेगा, दूसरा सेंट्रल न्यूक्लियाई में जाएगा यानी पोलर न्यूक्लियाई में जाएगा, और वो फिर एंडोस्पर्म बना लेगा। तो उस टाइम पर इसकी प्लॉइडी 2n हो जाएगी, क्योंकि दिस दे विल डेवलप अ सेल वॉल अराउंड दीज 2 न्यूक्लियाई। तो उस टाइम पर इसमें प्लॉइडी चेंज हो जाएगी, 2n हो जाएगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद इट विल बी एंडोस्पर्म, 3n प्लॉइडीज की हो जाएगी। ठीक है, अब सिनर्जिड में क्या होता है, सिनर्जिड का डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो सिनर्जिड में क्या होता है, यहाँ पे फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं, कुछ हेयर लाइक आउटग्रोथ्स होती हैं, उसमें उसकी हेल्प क्या होता है, जो पॉलन ट्यूब यहाँ से आ रहा होता है माइक्रोपाइलर रीजन से, वो इसको बर्स्ट करता हुआ, मतलब इसको रिसीव करने के लिए और गाइड करने के लिए टिल द एग सेल, यही मेरे फिलीफॉर्म एपरेटस का काम होता है। तो जब पॉलन ट्यूब यहाँ से आ रहा होता है तो ये सिनर्जिड इसको रिसीव करते हैं,
फिलीफॉर्म एपरेटस इसको गाइड करता है और इसको बर्स्ट करता हुआ जाता है मेरा मेल गैमेट एग को फर्टिलाइज करने के लिए. सो दीज आर द फिलीफॉर्म एपरेटस दैट इज हेयर लाइक आर्ब्रोस इन द synergids. ठीक है, ये हो गया मेरा मेगास्पोरोजेनेसिस कंप्लीट. आपसे दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंटली पूछे जाते हैं इसमें. एक तो हो गया मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, कि क्या होता है, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज द मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. दूसरी चीज यहाँ पे नंबर ऑफ मियोसिस एंड माइटोटिक डिवीजन पूछे जाते हैं. तो एक मियोसिस लगा एंड 3 माइटोसिस लगी है. ठीक है, और डिवीजन कैसा था, फ्री न्यूक्लियर. आफ्टर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इनटू द एग apparatus इनटू द एम्ब्रियो सेक द सेल्स स्टार्ट टू डेवलप अ सेल वॉल अराउंड देम. ठीक है, दूसरी चीज मुझे आपको ये बतानी थी इसमें कि क्या कहते हैं, आपका जो एम्ब्रियो सैक है उसका सेल नंबर कितना होता है. तो योर एम्ब्रियो सैक इज 7 celled and 8 nucleated. 7 celled कैसे, 1 2 3 4 5 6 एंड दिस होल सेंट्रल सेल इज 1. ये पूरा एक 7 सेल में आ गया. अब आप न्यूक्लियस अगर काउंट करोगे तो न्यूक्लियस आपके 8 आ जाएंगे. देखो 1 2 3 4 5 6 एंड दिस 7 8. So nuclei will be 8 and cell will be 7. So embryo sac is 7 celled and 8 nucleated. फंक्शनल मेगास्पोर मेरा कहाँ पे बचा था, फंक्शनल मेगास्पोर मेरा चलाजा लैंड पे बचा था. ये वाला पॉइंट भी लिखवा देती हूँ मैं आपको. माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ उसने मेगास्पोर मदर सेल को डिफरेंशिएट किया था, बट 3 मेगास्पोर जो बने थे उनमें से सॉरी 4 मेगास्पोर जो बने थे उसमें से 3 डीजनरेट हो गए और जो एक फंक्शनल बचा वो कहाँ पे बचा, वो बचा था मेरा चलाजा लैंड पे. So this completes the process of megasporogenesis. Next topic is pollination. What do you mean by pollination? Transfer of pollen from anther to the stigma of a pistil is known as pollination. ठीक है, क्योंकि प्लांट के पास जो भी गैमेट्स हैं मेल एंड फीमेल सारे नॉन मोटाइल होते हैं, तो इसलिए इसको एक्सटर्नल एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी फॉर द फर्टिलाइजेशन इवेंट, और उसी के लिए हमारा पॉलिनेशन का इवेंट जो है वो कैरी ऑन किया जाता है. अब पॉलिनेशन के डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलन, कहाँ से पॉलन आ रहा है, तो पॉलिनेशन के 3 टाइप्स होते हैं हमारे पास, ऑटोगेमी, जिटेनोगेमी एंड जीनोगेमी. तो ऑटोगेमी सबसे पहले पढ़ेंगे हम. नंबर 1 इज ऑटोगेमी. ऑटोगेमी में क्या होता है, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है एंथर टू स्टिग्मा, लेकिन सेम फ्लावर के होने चाहिए. मतलब ये एक फ्लावर है मेरा, उसी फ्लावर में एंथर भी है और उसी फ्लावर में स्टिग्मा भी है, मतलब मेरा पिस्टल भी है. तो इधर से इधर का जो सेम फ्लावर में जो ट्रांसफर चल रहा है पॉलन का, उसको बोलते हैं ऑटोगेमी. सो एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर. एंथर टू स्टिग्मा क्या, पॉलन का ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. सेम फ्लावर में ट्रांसफर होता है. अब क्या होता है कि जो फ्लावर है जिसके वेल एक्सपोज स्टेमन है और वेल एक्सपोज पिस्टल है, उसमें कम्प्लीटली ऑटोगेमी होना इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि विंड के थ्रू जो है पॉलन ग्रेन किसी और प्लांट की भी आ सकती है उसके पास. तो कंप्लीट ऑटोगेमी पॉसिबल नहीं है. अगर आप कंप्लीट ऑटोगेमी चाहते हैं तो फॉर कंप्लीट ऑटोगेमी देयर शुड बी सिंक्रोनी इन द रिलीज ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. मीन्स दोनों गैमेट्स का रिलीज सेम टाइम पर होना चाहिए. दूसरी चीज, एंथर एंड स्टिग्मा शुड लाई वेरी क्लोज टू ईच अदर, जिससे कि जो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर है वो काफी इजीली हो सके, क्लोज होने चाहिए एक दूसरे से. तो ऑटोगेमी की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं, सिंक्रोनी in the release of male and female gametes. दोनों गैमेट साथ में रिलीज होने चाहिए हमारे. दूसरी चीज, एंथर एंड स्टिग्मा एंथर एंड स्टिग्मा
should lie very close to each other. अब एक स्पेशल केस होता है कुछ फ्लावर्स का एग्जांपल, जैसे कि डायग्राम याद रखिएगा ऑटोगैमस का, सेम फ्लावर है, उसी में एंथर और उसी में स्टिग्मा है। दिस इज द डायग्राम ऑफ ऑटोगेमी। कभी कभी डायग्राम के थ्रू भी आपसे पूछ ले जाता है ऑब्जेक्टिव में या मतलब नॉर्मल बोर्ड एग्जाम्स में भी, तो उसमें ये डायग्राम याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल है कुछ फ्लावर्स का, लाइक वायोला। बच्चों वायोला इज ऑल्सो कॉल्ड कॉमन पेंसी। ये याद रखिएगा ये वाली चीज, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसको, तो आपके ऑब्जेक्टिव में इसको पूछ लेंगे। वायोला का एग्जांपल ले देंगे, पेंसी का एग्जांपल ले देंगे, ऑड वन आउट का एग्जांपल लेंगे, किसी में मैच ऑटोगेमी का एग्जांपल देके उसमें अगर ऑड वन आउट में आपको पेंसी दे दिया और आपको वायोला याद है तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। इसलिए पेंसी वायोला दोनों याद रखने हमें, ठीक है। वायोला इज ऑल्सो कॉल्ड कॉमन पेंसी। देन अदर एग्जांपल इज कॉमेलिना एंड ऑक्सैलिस। बच्चों इनके अंदर दो तरीके के फ्लावर्स होते हैं, चैस्मोगेमस एंड क्लिस्टोगेमस। ये तीन एग्जाम्पल अच्छे से याद रख लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा एनसीईआरटी में, चाहो तो अलग से लिख लीजिएगा, बिकॉज क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं और गलती हो जाती है आते हुए भी। तो वायला कॉमेलिना एंड ऑक्सैलिस में दो तरीके के फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं, चैस्मोगेमस एंड क्लिस्टोगेमस। बच्चों चैस्मोगेमस फ्लावर्स आपके नॉर्मल फ्लावर्स होंगे, मतलब कि जहां पर एक नॉर्मल फ्लावर है उसके वेल एक्सपोज स्टेमन है, वेल एक्सपोज पिस्टल है, दैट विल बी द चैस्मोगेमस फ्लावर। जैसे कि आपको कोई फ्लावर है, इसी में देख लो आप, इसमें खूब आराम से पिस्टल भी दिख रही है, स्टेमन भी दिख रही है, तो वो हो गया मेरा चैस्मोगेमस फ्लावर। अब इस टाइप के फ्लावर में क्या प्रॉब्लम आएगी, इस टाइप के फ्लावर में कंप्लीटली ऑटोगेमी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वेल एक्सपोज स्टेमन एंड पिस्टल है, इसलिए किसी और पॉलन का भी आना पॉसिबल है, किसी और प्लांट से पॉलन आ सकती है और फर्टिलाइजेशन फिर ऑटोगेमसली नहीं होगी। तो चैस्मोगेमस प्लांट्स की तो वेल एक्सपोज स्टेमन होती है, वेल एक्सपोज पिस्टल होती है। कमिंग ऑन टू क्लिस्टोगेमस फ्लावर। क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स कैसे होते हैं बच्चों, क्लोज्ड फ्लावर्स, मतलब कि इनकी पॉलिनेशन बड स्टेज में ही हो जाती है। इन फ्लावर्स में क्या होता है, जो एंथर और स्टिग्मा है, दे लाई वेरी क्लोजली विद ईच अदर। जो बर्ड स्टेज होती है, मतलब जब आपका फ्लावर कंप्लीटली ओपन नहीं होता, व्हेन इट इज अ बर्ड, जब वो बर्ड की स्टेज में है, उसी टाइम पर ही एंथर का डिहाइसेंस होगा, पॉलन ग्रेन का रिलीज होगा और वो उसके स्टिग्मा पे जाके लैंड हो जाएगी, सो दैट फर्टिलाइजेशन कैन टेक प्लेस। तो यहाँ पर कंप्लीटली ऑटोगेमस पॉसिबल है, बट इस वाले में नहीं है। यहाँ पे कंप्लीटली ऑटोगेमस इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि इसकी बर्ड स्टेज में ही, मतलब एक फ्लावर क्लोज है, किसी और पॉलन के आने की चांस नहीं है। जो इसका एंथर पॉलन भेजेगा वही पॉलन ग्रेन इसकी स्टिग्मा पर जाएगी और फिर उसी से फर्टिलाइजेशन होगा। So it is completely autogamous. So in the bud stage, anther dehisces and pollination occurs. दूसरी चीज और याद रखिएगा, एंथर एंड स्टिग्मा ऑब्वियसली फिर क्लोजली लाई करेंगे एक दूसरे के, बट आप फिर भी इसको अलग से हाईलाइट अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है जब असर्शन और रीजन में इसके टाइप के क्वेश्चन आते हैं। दो स्टेटमेंट आपको दे दिया और फिर ये वाला स्टेटमेंट दिया प्लस ये वाला स्टेटमेंट दिया, अब आपको कंफ्यूजन हो जाएगा अगर आपने नहीं पढ़ा होगा कि ये वाला स्टेटमेंट सही है क्या। तो ये अच्छे से याद होना चाहिए आपको, दैट एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर। तो ये हो गया क्लिस्टोगेमस। अब क्लिस्टोगेमस के अंदर क्या होता है, देखो पॉलिनेशन यहाँ पर होनी है, तो सीड आपका बनेगा ही बनेगा। तो इसके अंदर क्लिस्टोगेमस का एडवांटेज ये होता है दैट इट इंश्योर्स सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, या कोई अगर कंडीशन फेवरेबल नहीं है तब भी इसके अंदर पॉलिनेशन होनी है, तो सीड सेट तो आपको मिल ही जाएगा। अगर आपके पास कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं, सपोज इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन नहीं हो पा रहा या फिर विंड के थ्रू पॉलिनेशन नहीं हो पा रहा, जो भी प्रॉब्लम है,
इसके अंदर पॉलिनेशन हो जाएगा बिकॉज यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, बर्ड स्टेज में है, खुद ही अपना एंथर से स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो रहा है बंद स्टेज में, तो यहाँ पे सीड सेट बन जाएगा। दूसरी चीज आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा यहाँ से, लाइक आपको कंप्लीटली एक जेनेटिक मेकअप का आपको प्लांट चाहिए, इसी के उसका चाहिए वेरिए इसी के जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का प्लांट चाहिए, तो वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। और इट इज कम्प्लीटली ऑटोगेमस। एक एनसीईआरटी में लाइन है, क्लिस्टोगेमस stars are invariably autogamous as there is no chance of cross pollination. So clistogamous flowers ensure seed set even in absence of external agent for pollination. ठीक है, एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, वायला, कॉम्बिलिना एंड ऑक्सालिस, ये पेंसी वाला ना जरूर याद रखिएगा। ठीक है, सेकेंड टाइप की जो पॉलिनेशन आती है दैट इज डिटेनोगेमी। डिटेनोगेमी में क्या होता है, डिटेनोगेमी में सेम प्लांट है बट फ्लावर डिफरेंट है। ये मेरी एक स्टेम जा रही है, इस पे मेरा एक फ्लावर है, और यही मेरा दूसरा फ्लावर है। ठीक है, अब प्लांट तो सेम है बट फ्लावर डिफरेंट है, इसकी पॉलन यहाँ से आई और इस पे गिर गई, तो ये हो गया डिटेनोगेमी। डायग्राम्स आप ढंग से समझ लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन डायग्राम के थ्रू भी आ सकता है। तो ये वाला क्रॉस वाला देख लीजिए आप, और इसमें सेम फ्लावर है, इसमें दो अलग अलग फ्लावर है बट द प्लांट इज सेम। ठीक है, pollen grain from anther to stigma of different flower but same plant। अब यहाँ पे एक चीज देख लीजिए, फंक्शनली कैसा है, क्रॉस पॉलिनेशन टाइप साउंड कर रहा है, इसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे, इसको भी सेल्फ पॉलिनेशन ही बोला जाएगा। बट अब ये देखो, फंक्शनली क्रॉस लग रहा है क्योंकि सेम फ्लावर में नहीं जा रहा, बट है क्या ये, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन तो सेम ही रहा क्योंकि प्लांट तो आपका सेम ही है, तो इट इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन बट जेनेटिकली इट इज सेल्फ पॉलिनेशन। ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ ये लाइन, फंक्शनली इट इज क्रॉस पॉलिनेशन but genetically it is self। क्योंकि प्लांट सेम है तो गैमेट का जो भी जेनेटिक मेकअप होगा, कॉन्स्टिट्यूशन होगा, वो भी सेम रहेगा, बट ट्रांसफर मैकेनिज्म इज क्रॉस पॉलिनेशन, जिसके थ्रू ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, थर्ड टाइप आपका आता है जीनोगेमी। अब जीनोगेमी में क्या होगा, जीनोगेमी इज कम्प्लीटली क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब इसमें ये मेरा एक प्लांट है, ये मेरा दूसरा प्लांट है, यहाँ पे मेरा एक फ्लावर है और एक फ्लावर मेरा यहाँ पर है, फ्लावर है, ये वाला एक फ्लावर है, बट प्लांट कैसा है दोनों का, डिफरेंट। अब यहाँ से आएगी पॉलन ग्रेन और इसके स्टिग्मा पे लैंड कर जाएगी, तो अब ये जेनेटिकली भी डिफरेंट होगा प्लांट, क्योंकि जो भी इसका सीड बनेगा वो जेनेटिकली डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि ये एक प्लांट है और ये एक प्लांट है, तो प्लांट्स हो गए अलग अलग। तो व्हाट इज जीनोगेमी, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा of different flower of different plant। प्लांट भी दूसरा होगा, फ्लावर भी दूसरा हो गया, so it is cross pollination। And also you are going to get genetic variation। This is xenogamy। These are the types of pollination based on the source of pollen।